हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं स्टील ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन का सेकेंड पार्ट, जो कि 8 अक्टूबर 2020 को आज के दिन पेपर होने वाला है HSBT का। तो पहला पार्ट मैंने कल दे दिया था 7 तारीख को, और उसमें मैंने 2 यूनिट कवर किया था, और इसमें बाकी के जितने यूनिट हैं वो मैंने पूरा कवर किया है। ऐसे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा था, अगर क्वेश्चन बनता तो 500, 1000, 2000 भी कम हो जाते, तो लेकिन मैंने HSBT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखकर उस हिसाब से कुछ कम क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत हेल्प होगा। तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम मैं अपना स्क्रीन करता हूँ शेयर, और स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, a dash is a metal pin with a head formed at one end and the shank threaded at the other end so that nut can be received। तो ये एक डेफिनेशन है, किसका है? बोल्ट का है। तो ऑप्शन है बोल्ट, नट, पिच, नन ऑफ दिस। तो बोल्ट का ये ऑप्शन है। बोल्ट से शुरुआत करते थे, पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप ऑफ बोल्ट्स अकॉर्डिंग टू। तो टाइप्स क्लासिफिकेशन बोल्ट्स का किस आधार पे करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए मटेरियल एंड स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ शैंक, पिच, और डी है शेप ऑफ हेड एंड नट। तो ये सारे टाइप्स होते हैं जिसके आधार पे हम बोल्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, कोई एक आ जाएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल्ट कॉमनली यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से बोल्ट कॉमनली यूज करते हैं हम स्टील स्ट्रक्चर में? ऑप्शन है ब्लैक बोल्ट्स, टर्न्ड एंड फिटेड बोल्ट्स, एंड लास्ट है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स, जिसको HSFG ये भी एक बोल्ट बोलते हैं। तो ये सारे के सारे बोल्ट कॉमनली यूज करते हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इस पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि HSFG का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ शैंक टाइप ऑफ बोल्ट इज। शैंक के आधार पे बोल्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो सेम टाइप का देखो आप, बदल के क्वेश्चन, ऑप्शंस सब सेम है और क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव हो गया। तो यहां पे ऑप्शन है ब्लैक बोल्ट्स, टर्न्ड एंड फिटेड बोल्ट, और लास्ट में हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो ये भी सारे के सारे होते हैं, शैंक के आधार पे ही इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ। अब बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर आते हैं। पहले बोल्ट्स का आ गया, टाइप्स, बोल्ट्स क्या है, टाइप क्या है। अब बोल्टेड कनेक्शन के किस बेसिस पे हमने बोल्ट्स का, बोल्टेड कनेक्शन का क्लासिफिकेशन किया? तो यहां ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट्स एंड प्लेट्स, सेकेंड है मोड ऑफ लोड ऑफ ट्रांसमिशन, थर्ड है नेचर एंड लोकेशन ऑफ लोड, और फोर्थ वन है ऑल द एबव। तो ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन ही है। मेरा यहां बताने का मकसद है कि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6, डिसएडवांटेज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। पहला है इमीडिएट यूज ऑफ स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन केस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। ये डिसएडवांटेज नहीं है, एक एडवांटेज है। ऑप्शन है बी, द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर इज पॉसिबल इफ रिक्वायर्ड, और ऑप्शन सी है लेसर वर्किंग एरिया इज रिक्वायर्ड। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और सी, तीनों के तीनों एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज कौन है? तो ऑप्शन डी है, बोल्ट्स गेट लूज्ड इफ इट इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन और शॉक। वाइब्रेशन और शॉक के टाइम पे बोल्ट क्या हो जाता है कि लूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, which is the type of bolted connection on the basis of arrangement of bolts and plates। तो बट जॉइंट, लैप जॉइंट, बोथ और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बोथ, बट जॉइंट और लैप जॉइंट दोनों के होते हैं। इससे देखो अब कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने 6-7 क्वेश्चन यहीं से बना दिया। विच इज नॉट कम अंडर बट जॉइंट बोल्टेड कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट एंड जॉइंट, बोल्ट एंड प्लेट्स। तो ऑप्शन ए है सिंगल लाइन बोल्टिंग, बी है चेन बोल्टिंग, सी है स्टैगर्ड बोल्टिंग, और लास्ट में है एक सेंटर कनेक्शन। तो ये तीनों ऑप्शन जो थे, पहला ABC, सिंगल लाइन, चेन और स्टैगर्ड बोल्टिंग, ये सब बट जॉइंट बोल्टेड कनेक्शन के अंदर आता है। कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन डी एक्सेंट्रिक कनेक्शन, ये भी किसी दूसरे टाइप में आ जाता है।
अगला उसी का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड लोकेशन ऑफ लोड। तो यहां का ऑप्शन है डायरेक्ट शियर कनेक्शन, प्योर शियर कनेक्शन और मोमेंट शियर कनेक्शन। तो ये तीनों के तीनों क्या बोल्टेड कनेक्शन जो नेचर के आधार पे या लोड के आधार पे हम करते हैं तो वो उसके पार्ट है। कौन सा नहीं है? इनडायरेक्ट शियर कनेक्शन, ये कुछ नहीं होता है। और एक लास्ट में मैंने एक्सेंट्रिक कनेक्शन जो बताया था, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड लोकेशन ऑफ लोड पे ही करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना एक बार, प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे गए हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, dash is the distance between the two consecutive bolts of adjacent rows and is measured at right angles to the direction of load is। तो ये एक डेफिनेशन है किसका है? गॉज डिस्टेंस का है। तो पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन है पिच ऑफ बोल्ट्स, एज डिस्टेंस, नन ऑफ दिस। तो पिच ऑफ बोल्ट्स और एज डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन एज डिस्टेंस के ही ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11, dash is the distance of bolt hole from the adjacent edge of the plate। तो इसका ऑप्शन है गॉज डिस्टेंस, पिच ऑफ बोल्ट और एज डिस्टेंस। तो मैंने बताया था एज डिस्टेंस का ये डेफिनेशन है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एचएसपीटी के एग्जाम में। और अगला इसके अगला भी पिच ऑफ बोल्ट्स का भी मैंने यहीं पे बता दिया डेफिनेशन। इट इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बोल्ट्स इन ए रो मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑफ क्लास 4.6। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी बाई चांस पूछ देगा, ऑनलाइन एग्जाम है तो इसलिए मैंने इस टाइप का भी एक आध क्वेश्चन डाल दिया है। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है क्लास 4.6 का? 240 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें दे दिया, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो मैं सीधा करेक्ट वन बोलता हूं क्योंकि सेम टू सेम है, बार बार बोलना पड़ेगा, टाइम भी कम है। साइज ऑफ होल इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर ऑफ फास्टनर प्लस क्लियरेंस। जो साइज ऑफ होल होता है वो डायमीटर और क्लियरेंस का एडिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट इज यूज्ड फॉर। किसके लिए हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज करते हैं? तो यहां ऑप्शन है शियर कनेक्शन, स्लिप रेजिस्टेंट कनेक्शन ओनली, बियरिंग टाइप कनेक्शन ओनली। और लास्ट ऑप्शन है बोथ शियर स्लिप रेजिस्टेंस एंड बियरिंग टाइप कनेक्शन। जो बी और सी है स्लिप टाइप और बियरिंग टाइप दोनों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस क्या होता है? तो ये होता है 32 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। मैक्सिमम मिनिमम दोनों आते हैं, दोनों आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ HSFG बोल्ट। कुछ दिन पहले बात की थी हमने इस बोल्ट के बारे में, ओवर बियरिंग टाइप बोल्ट। बियरिंग टाइप बोल्ट से HSFG बोल्ट जो है क्यों बेहतर है? तो इसका ऑप्शन है जॉइंट्स आर नॉट रिजिड, बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू शेयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेसेस, हाई स्ट्रेंथ फैटिग्यू, और उसके लास्ट ऑप्शन है लो स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ फैटिग। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पिच ऑफ द बोल्ट्स एंड गॉज। तो इसका ऑप्शन सारा मैं नहीं पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहां पे पिच इज मेजर्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ लोड और गॉज इज मेजर्ड अलोंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लोड। पिच क्या है? डायरेक्शन, लोड का जो डायरेक्शन है उसी अलोंग मेजरमेंट किया जाता है, और गॉज का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इससे पहले क्वेश्चन भी मैंने गॉज और पिच दोनों के ऊपर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मिनिमम पिच डिस्टेंस। मैक्सिमम पूछ लिया था कुछ क्वेश्चन पहले, अभी मिनिमम का क्वेश्चन है। तो मिनिमम कितना होता है पिच डिस्टेंस? 2.5 ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ फास्टनर। अगले पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ का बोल्ट का पूछा हुआ है, तो ये फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन है। आगे 2-3 क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मूला हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। हो सकता है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22। 21 में टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा गया है, 22 में प्रूफ स्ट्रेस पूछा गया है। तो सीधा चलते हैं 23 पे, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस। अच्छा, ये दोबारा से फिर से आ गया कि 32 टाइम्स है थिकनेस का। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द फेलियर मोड ऑफ द बोल्टेड जॉइंट।
तो फेलियर मोड किसका है, जो बोल्टेड जॉइंट का फेलियर मोड कौन कौन सा है देखते हैं। शियर फेलियर ऑफ द बोल्ट, बियरिंग फेलियर ऑफ द बोल्ट और टेंसाइल फेलियर ऑफ द बोल्ट। और डी ऑप्शन है शियर फेलियर ऑफ द प्लेट और ऑल द एबव। तो ऑप्शन ई है ऑल द एबव। और बल्कि यहां पे दो और ऑप्शन हो सकते थे कि शियर फेलियर ऑफ प्लेट के अलावा है बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट भी होता है, टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट भी होता है। तो टोटल 6 फेलियर मोड हो जाते हैं बोल्टेड जॉइंट के। आपके क्वेश्चन में कोई भी एक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेल्ड आर फिलेट वेल्ड, ग्रूव वेल्ड और बोथ। तो ये बोथ हो जाएगा, दोनों ही टाइप के वेल्ड होते हैं, फिलेट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड। 26, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रूव वेल्ड। तो लैप जॉइंट जो होता है वो ग्रूव वेल्ड का एग्जाम्पल है। बाकी जो बट, टी और कॉर्नर है वो सब कॉर्नर जॉइंट फिलेट वेल्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। विच इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ फिलेट वेल्ड। तो टी जॉइंट जो है वो नहीं होता है। बाकी ग्रुप जॉइंट, बट्टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट ये दोनों तीनों फिलेट वेल्ड का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द ओवरलैप ऑफ बैटन प्लेट्स विद द मेन मेंबर्स इन द वेल्डेड कनेक्शन शुड बी मोर देन। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 40। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेल्ड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैप एंड टी जॉइंट्स। लैप और टी जॉइंट्स के लिए कौन सा वेल्डिंग सबसे बेस्ट है। तो यहां पे फिलेट वेल्ड जो है वो सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग वेल्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर यूजेज इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो इस तरह के कम चांसेस हैं कि एक एक मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन एग्जाम है, कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है दे दे। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, बल्कि किसी दो का भी पूछ सकता है कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा बाद कौन सा आएगा। तो जो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है वही मैं पढ़ता हूं। स्लॉट एंड प्लग वेल्ड, ग्रूव वेल्ड और उसके बाद फिलेट वेल्ड। 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड के लिए ये सब में से कौन सा ट्रू नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन है दे आर एज्यूम टू फेल इन टेंशन। तो ये वाला ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लॉट एंड प्लग वेल्ड्स। तो स्लॉट और प्लग वेल्ड्स के लिए कौन सा सही है। तो दे आर एज्यूम टू फेल इन शियर। वाटर स्टील टेंशन मेंबर। आप टेंशन मेंबर्स के ऊपर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये ऑप्शंस आते हैं, स्ट्रक्चर एलिमेंट दैट आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड्स। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर एलिमेंट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड। तो ये टेंसाइल लोड्स के लिए एलिमेंट है। तो ऑप्शन बी जो है टेंसाइल लोड का एलिमेंट्स है वही है स्टील टेंशन मेंबर। क्वेश्चन नंबर 34, द स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल मेंबर इज नॉट इंफ्लुएंस्ड बाय लेंथ ऑफ कनेक्शन, नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ फैब्रिकेशन, लेंथ ऑफ प्लेट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेंशन मेंबर इज नॉट मेनली यूज्ड इन मॉडर्न प्रैक्टिस। इनमें से कौन सा टेंशन मेंबर मॉडर्न प्रैक्टिस में नहीं यूज करते हैं। तो फ्लैट बार जो है वो नहीं यूज करते हैं, जो ऑप्शन बी है। 36 नंबर क्वेश्चन, सैगिंग ऑफ मेंबर्स बाय बिल्ट अप बार्स एंड रॉड्स में बी मिनिमाइज्ड बाय। जो सैगिंग होता है वो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बार्स और रॉड्स के कारण। तो इसको कर सकते हैं ऑप्शन सी, फैब्रिकेटिंग रॉड और बार शॉर्ट ऑफ इट्स रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल लेंथ। जो थ्योरेटिकल लेंथ है उससे शॉर्ट कर देते हैं रॉड या बार को। क्वेश्चन नंबर 37, फेलियर ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ टेंशन मेंबर इज टेंसाइल रैप्चर और टेंसाइल यील्डिंग, बोथ और नन ऑफ दिस। तो ये दोनों फेलियर है, टेंसाइल रैप्चर और टेंसाइल यील्डिंग। अगला क्वेश्चन जो है टेंसाइल यील्डिंग पे करते हैं और टेंसाइल रप्चर पे भी अगला उसके बाद वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, डैश occurs when the stress on the gross area of the section is large enough to cause excessive deformation। तो ये किसका है डेफिनेशन, टेंशन यील्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 39 अगले पेज में है,
dash occurs when the stress on the effective area of the section is large enough to cause the member of to fracture। तो ये किसका है और डेफिनेशन है टेंसाइल रप्चर का। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज स्प्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए टेंशन मेंबर। तो इसका ऑप्शन बी है रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ टू इट्स लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ स्प्लेंडरनेस रेशियो, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज नेट सेक्शन रप्चर फेलियर। तो ये इसका ऑप्शन बी होगा रप्चर ऑफ मेंबर व्हेन द क्रॉस सेक्शन रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव स्प्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर इन विच स्ट्रेस रिवर्सल ऑकर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 180। क्वेश्चन नंबर 44 है स्ट्रक्चर्स डिजाइंड यूजिंग इलेक्ट्रिक एनालिसिस में बी डैश देन दोज डिजाइंड यूजिंग प्लास्टिक एनालिसिस। तो जो इलास्टिक एनालिसिस में स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो क्या होता है, हेवियर होता है प्लास्टिक एनालिसिस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज बकलिंग। कई बार आपके क्वेश्चन में आ चुका है, तो बकलिंग या तो ऑप्शंस में रहेंगे या फिर क्वेश्चन आएगा। तो यहां इसका ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन ए है वो सही है, मैं उसको रीड कर देता हूं। स्ट्रक्चरल बिहेवियर इन विच अ डिफॉर्मेशन डेवलप्स इन डायरेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ लोड विच प्रोड्यूस्ड इट। ये बकलिंग का डेफिनेशन था। क्वेश्चन नंबर 46, बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक मेथड नेग्लेक्ट डैश। ऑप्शंस है लाइव लोड एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर, डेड लोड एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर, डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड और इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेग्लेक्ट किसको करता है, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेबिलिटी करता है। लाइव लोड, डेड लोड भी आपको पढ़ना है, डेड लोड आया हुआ है आपके HSBT के एग्जाम में, मैंने नहीं क्वेश्चन दिया है बट आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 47, द शेप फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन डैश मटेरियल प्रॉपर्टीज, क्रॉस सेक्शनल शेप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेक्शन मॉड्यूलस। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मटेरियल प्रॉपर्टीज। शेप फैक्टर जो है मटेरियल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48, द मेंबर विच इज यूज्ड एज टाई मेंबर। टाई मेंबर में कौन कौन सा यूज होता है, सिंगल एंगल, डबल एंगल, फ्लैट्स, ऑल द एबव। ऑल द एबव आंसर हो जाएगा, सारे के सारे मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर। तो इसका स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, तो नेट एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। अगला कुछ क्वेश्चन कंप्रेशन मेंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज कंप्रेशन मेंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूं, स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्जन नहीं होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, कंप्रेशन मेंबर इज। कौन कौन सा कंप्रेशन मेंबर है या नहीं है, तो स्ट्रट, बूम ऑफ ए क्रेन। तो ये दोनों के दोनों कंप्रेशन मेंबर हैं, और भी कुछ कंप्रेशन मेंबर हैं उसको आपको देख लेना है, जरूरी नहीं है कि यही दोनों आए। क्वेश्चन नंबर 52, स्ट्रट्स आर, अभी मैंने बताया था कि कंप्रेशन मेंबर है, तो ये ऑप्शन और भी लगा हुआ है, कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन रूफ ट्रस। क्वेश्चन नंबर 53, यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इज। तो यहां पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, तो कई बार नेट वेट में मीटर भी दिया हुआ है बट आपके स्टील स्ट्रक्चर में मिलीमीटर आंसर होगा, तो इसको ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट आर कॉलम्स। कॉलम्स का पूछा गया है कि क्या है, सबको पता होना चाहिए। आप अगले दिन आपका आज एग्जाम है तो कॉलम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर भी टेक्निकली डेफिनेशन क्या है देखते हैं। वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर्स इन ए बिल्डिंग सपोर्टिंग फ्लोर्स और गर्डर्स। 55 नंबर क्वेश्चन, नी ब्रेसेस आर। नी ब्रेसेस क्या है, लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर है, शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर है, लॉन्ग टेंशन मेंबर है या शॉर्ट टेंशन मेंबर है, तो ये होता है शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर्स। 56 नंबर, एज पर IS 800 फॉर कंप्रेशन फ्लेंज द आउटसाइड ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज शुड नॉट एक्सीड।
तो इसका ऑप्शन 121, 161, 201, 251, तो 161 से एक्सीड नहीं करता है। जो क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोड ऑन कॉलम्स इन बिल्डिंग। तो लोड फ्रॉम फ्लोर्स, लोड फ्रॉम फाउंडेशन, लोड फ्रॉम रोप्स, लोड फ्रॉम वॉल्स। तो फाउंडेशन के जो ऊपर है लोड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58, लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर्स विल बी नॉट बकल, बकल इन इलास्टिसिटी, बकल प्लास्टिसिटी, बकल इलास्टिसिटी। तो बकल इलास्टिसिटी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर पर्लिन्स, बीम्स प्रोवाइडेड इन फाउंडेशन, बीम्स प्रोवाइडेड एबव ओपनिंग्स, बीम्स प्रोवाइडेड ओवर ट्रसेस टू सपोर्ट रूफिंग, बीम्स प्रोवाइडेड ऑन प्लिंथ लेवल। तो इसका ऑप्शन पर्लिन्स भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके सिलेबस में भी हैं। बीम्स प्रोवाइडेड ओवर ट्रसेस टू सपोर्ट रूफिंग। नेक्स्ट फिर से पर्लिन्स के ऊपर क्वेश्चन है, पर्लिन्स आर जनरली प्लेस्ड एट, कहां पे प्लेस करते हैं? ओनली एट पैनल पॉइंट्स, पैनल पॉइंट्स के ऊपर प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मेंबर्स यूज टू कैरी वॉल लोड्स ओवर वॉल ओपनिंग आर कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? लिंटेल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर बीम डिजाइन। बीम डिजाइन के लिए इनमें से कौन सा कंसिडर नहीं करते हैं? डिफ्लेक्शन कंसिडर करते हैं, मटेरियल ऑफ बीम नहीं करते हैं, बकलिंग करते हैं, लेटरल सपोर्ट करते हैं। तो मटेरियल ऑफ बीम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, शियर लैग इफेक्ट्स डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ बीम, विथ ऑफ बीम ओनली, विथ टू स्पैन रेशियो और लास्ट में कॉस्ट। तो जो सी ऑप्शन है विथ टू स्पैन रेशियो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड व्हेन स्पैन इज लार्ज एंड लोड्स आर हैवी। तो ऑप्शन पहला ही सही है, यही वाला करेक्ट कर देना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, वाई प्लेट गर्डर इज प्रेफर्ड ओवर ट्रस गर्डर। तो प्लेट गर्डर जो है वो ट्रस गर्डर से बेनिफिट ज्यादा अच्छा क्यों है? कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ ट्रस गर्डर इज हाई। जो ट्रस गर्डर का फैब्रिकेशन कॉस्ट है वो हाई है। 66 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकल इफ डेप्थ इज लिमिटेड एंड लोड्स आर टू लार्ज। तो पहला ऑप्शन है रोल्ड सेक्शन बीम ट्रस गर्डर, वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर और बोल्टेड बॉक्स प्लेट गर्डर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर। 67 नंबर क्वेश्चन, द मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ प्लेट गर्डर आर। कौन कौन से मोड्स होते हैं? तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सही वाला ऑप्शन है बाय यील्डिंग ऑफ टेंशन फ्लेंज एंड बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज। जो फेलियर पे भी कई सारे, हर टॉपिक पे आपका फेलियर, मोड्स ऑफ फेलियर का क्वेश्चन बनता है, जरूर कोई ना कोई आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वेब बकलिंग इन प्लेट गर्डर। डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन। तो डायगोनल कंप्रेशन के कारण क्या होता है? वेब बकलिंग हो जाता है प्लेट गर्डर में। क्वेश्चन नंबर 69, डैश इज अ प्लेट फॉर कनेक्टिंग बीम्स एंड गर्डर टू कॉलम्स। तो गसेट प्लेट जो होता है वो इसका डेफिनेशन है, ये भी कई बार आपके HSPT के एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, डैश आर प्लेट्स एडेड टू द फ्लेंजेज ऑफ बीम्स टू इंक्रीज द फ्लेक्चरल कैपेसिटी ऑफ द बीम ओवर सम पोर्शन ऑफ द बीम। ऑप्शन है गसेट प्लेट, प्लेट गर्डर, कवर प्लेट और बेज। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बेज का मैंने नहीं बताया हुआ है, प्लेट गर्डर और गसेट प्लेट का बता दिया है। कवर प्लेट का ये डेफिनेशन है, बाकी बेज आप एक बार देख लेना। ये थे 70 का एक सेट जो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, HSPT के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बनाया। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत कम हैं। जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है इसका बहुत ज्यादा कंटेंट है, कितना भी क्वेश्चन कर लो कम है। आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए तभी बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बाकी मैंने अपने लेवल पे HSBT के अकॉर्डिंग जो बेस्ट क्वेश्चंस होते थे वो आपके साथ शेयर किया, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा और रिवाइज करने में
जहां पे अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो आप जरूर कर लें। नेक्स्ट पेज मैंने एक नोट बनाया हुआ है। मैंने आईएएस कोड का पिछले बार में तो एक पिछले जो वीडियो था उसमें एक दिया था, बाकी इस वीडियो में कुछ नहीं दिया। मैंने सोचा कि बार बार क्वेश्चन बनाने से बेहतर है कि मैं एक नोट शेयर कर दूं आपके साथ। तो आईएएस कोड जो 808 का है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्ड बीम सेक्शन, कॉलम्स, चैनल्स और एंगल्स के बारे में बताया, तो इन सब का फुल फॉर्म आ जाता है। आईएसजेबी का फुल फॉर्म, आईएसएलबी का फुल फॉर्म, आईएसएमबी का फुल फॉर्म, तो आईएसजेसी का फुल फॉर्म तो कई बार आया हुआ है एग्जाम में, आपके एसएसबीटी के एग्जाम में, तो इसको जरूर देख लें। और मुझे उम्मीद है कि एक दो क्वेश्चन इस बार भी आपका जो आज का पेपर है उसमें भी जरूर रहेगा फुल फॉर्म के ऊपर। हर बार भी आता है फुल फॉर्म, बल्कि ये कोड के ऊपर जरूरी है। कोड का भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आईएस 808 कोड क्या है और इसके अंदर में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन कर रखा है, बीम्स का, कॉलम्स का, चैनल्स का, तो वो सब भी मैंने लिख दिया फुल फॉर्म के साथ। तो इसको आप जरूर देख लेंगे, इस बहुत हेल्पफुल होगा। एक दो क्वेश्चन आ जाने चाहिए। आप बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी देना कि इससे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। और जहां तक मुझे लास्ट वीडियो में जैसे अर्थक्वेक के टाइम में भी मैंने बोला था कि आईएएस कोड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वहां पे भी आए थे, बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आए थे। तो ठीक है, बस इतना ही है, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। आशा करता हूं कि आप सबका एग्जाम अच्छा जाए और तैयारी हो गई होगी पूरी। थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मटेरियल की कमी थी और बहुत ज़्यादा कंटेंट था, मुझे फिल्टर करना था सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस वजह से लेट हो गया था। बट आपका एग्जाम आफ्टरनून में है तो सफिशिएंट टाइम है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो अब बस इतना ही है, आपका एग्जाम अच्छे से जाए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।